दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इस वक्त हमारा भारतवर्ष जो है वो चुनावी चुनावी सरगर्मियों में आ चुका है। यानी कि भैया चुनावी पारा जो है वो पूरे देश पर चढ़ चुका है और हर तरफ चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी खबरें हम लोगों के सामने आ रही है, जिसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि भैया हमारे जो राजनीति के बड़े बड़े महारथी है ना, वो ऐसे ऐसे चाल चल रहे हैं ना, जिसको देखने के बाद हम यही कहावत आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भैया इसको कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। यानी कि भाई लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत जल्दी ही अब हमारे देश में होने वाला है, जिसकी घोषणा मुझे लगता है कि आज से 3-4 दिनों में कर दी जाएगी कि भैया लोकसभा का चुनाव हमारे देश में कब होगा और कब इस बात का फैसला जनता करेगी कि भैया आने वाले दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। क्या वो एनडीए से जुड़े हुए श्री नरेंद्र मोदी होंगे या फिर वो महागठबंधन यानी कि इंडी से जुड़े हुए राहुल गांधी होंगे। तो भाई इसका फैसला तो लोकसभा के चुनाव के बाद होगा। लेकिन इन दिनों भैया हमारे देश के ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं ना, लोगों को लुभाने के लिए और दूसरी पार्टियों को उलझाने के लिए जिस तरह के काम कर रहे हैं ना, उसको देखने के बाद ही मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि भैया तू डाल डाल मैं पात पात। आप लोगों को याद ही होगा कि 2019 में सीएए का कानून जो है वो संसद में लाया गया था, जो कि भैया वहाँ पर पास भी हो गया था और उसे कानून का रूप देने के लिए हमारी एनडीए गवर्नमेंट को भैया 4 साल लग गए। मतलब कि चुनाव से 2-3 दिन पहले इस लॉ को लेकर आ गया दुनिया के सामने। यानी कि भैया इंडिया में इस लॉ को आज से लागू कर दिया गया है। यानी कि भैया सीएए जो है वो पूरे इंडिया में लागू हो गया है। तो भैया जैसे ही ये कानून जो है वो इंडिया के सामने लाया गया कि भैया इस कानून को देखते ही विपक्षी दल के जो नेता हैं वो ये बात कहने लगे कि भैया पब्लिक को साधने के लिए और चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए बीजेपी ने ये कानून जो है वो चुनाव से 3-4 दिन पहले, यानी कि चुनाव की घोषणा से 3-4 दिन पहले लागू कर रही है। तो भाई क्या वाकई में ये सच्चाई है या फिर इसके पीछे बीजेपी का हम कह सकें कि मास्टर स्ट्रोक है, या फिर उनकी ये प्लानिंग ही पहले से थी कि भैया इन कानून को ऐसे समय में भारत के सामने लाया जाए जब विपक्षी दल जो हैं वो इसके खिलाफ मतलब कि कुछ कर ही ना पाए। यानी कि ऐसा ये चाल है, मुझे लगता है कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि ये हड्डी ना तो विपक्ष के गले उतरेगी और ना ही वो इसको उगल पाएंगे। अब देखिए इस कानून में क्या कहा जा रहा है। इस कानून में ये बात कहा जा रहा है कि भैया हमारे देश में रहने वाले जो बासिंदे हैं, यानी कि जो भारत के वासी हैं, उनका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उन लोगों का लेना देना है जो कि भैया अफगानिस्तान में रहते हैं, जो कि भैया पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि भैया बांग्लादेश में रहते हैं। यानी कि भैया बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हैं, जो मतलब कि हम लोग वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम कह सकते हैं हिंदू, उसके बाद में बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और उसके बाद जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया। यानी कि भैया ये तीनों कंट्री जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री हैं और वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं वो इनके दबाव में रहते हुए बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनको एक सही ज़िंदगी देने के लिए भारत ने ये कानून लाया कि भैया ऐसे माइनॉरिटीज़ को हम अपने कंट्री में जगह देंगे, उनको यहाँ की मान्यता देंगे और उनको यहाँ लाकर बसाएंगे ताकि उनकी जीवन शैली जो है वो अच्छी हो सके। यानी कि भैया इस कानून में यही होने वाला है। तो भाई जब ये सीएए लाया जा रहा था तो उस वक्त यहाँ के जो विपक्षी दल के पॉलिटिशियन थे वो ये बात कहने लगे एक वर्ग को साधने के लिए कि भाई आप इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, उसके बाद भैया बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लोगों को लाने की बात तो कर रहे हो, तो इसमें आप मुस्लिम धर्म को क्यों अलग कर रहे हो? इसमें तो भैया मुस्लिम धर्म के लोगों को भी इस देश में लाकर उनको मान्यता देने की ज़रूरत है, हो सकती है, मतलब उनको भी ये हक मिलना चाहिए सीएए के तहत। यानी कि भैया ये बात उठाई गई। तो उस वक्त हमारी जो वर्तमान सरकार है उसने ये बात कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी
जो मुस्लिम हैं वो तो मुस्लिम कंट्री में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं उनको तो वहाँ पर सही तरीके से रहने का मौका नहीं मिल रहा है। तो भैया मुस्लिम कंट्री में रहने वाले मुस्लिमों को हम क्यों यहाँ का मान्यता दें? यानी कि भैया एक तरह से ये बात इनडायरेक्ट वे में कहने की कोशिश की जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा कि भाई देखिए, जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, इवन जो पाकिस्तानी इंडिया में आकर बस चुके हैं, उनको भी यहाँ की मान्यता दे दी जानी चाहिए। यानी कि भैया हम लोगों ने एक बात देखी है कि भैया कई सारे पाकिस्तानी अगर घूमने के भी मिजाज से इंडिया आते हैं, यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने के भी मिजाज से इंडिया आते हैं, तो वो दोबारा वापस पाकिस्तान जाते ही नहीं हैं। और उसके बाद भैया हमारे देश में बांग्लादेश से कितना घुसपैठ हुआ है, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है। और उसके बाद म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं वो हमारे पूरे देश में फैल चुके हैं, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है। तो भैया इन लोगों को भी इस कानून के तहत मान्यता मिलनी चाहिए, ये डिमांड की जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा। और ये डिमांड ऐसे क्यों की जा रही थी कि भैया अगर ये डिमांड वो मनवाने में वर्तमान सरकार से कामयाब हो जाते हैं तो भैया उनका जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से सध जाएगा, ये उनका एक प्लान था। लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है अभी वर्तमान की, उन्होंने बोला कि भैया CAA में केवल इतने ही लोगों को हम लोग ले सकते हैं, यानी कि भैया इसी समाज से जुड़े हुए लोगों को लेंगे। भैया जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं उनको हम यहाँ पर जगह नहीं देंगे इस कानून से। यानी कि भैया ये था वो कानून। अब इस कानून को लाया कब गया है? अब देखिए, इस कानून को लाया गया है चुनाव से कुछ दिनों पहले। अब ये मास्टर स्ट्रोक कैसे बन रहा है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि भाई अगर आज के डेट में विपक्षी दल अगर इस कानून का विरोध करते हैं तो भाई बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि भैया बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जाएगी उन समाजों के बीच में जिनको इस लॉ से फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो बौद्ध समाज हो, क्योंकि भैया इन्हीं लोगों को यहाँ पर इस कानून के तहत लाभ मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर अगर विपक्षी दल इस कानून का विरोध करती है तो सीधा सीधी भैया इन समाज के लोगों में ये मैसेज जाएगा कि भाई ये जो पार्टियां हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो हमारे विरोध में नहीं है। अब इसके दूसरी तरफ अब विपक्षी दल के लोग अगर इस कानून का विरोध नहीं करते हैं तो भाई उनका जो हार्डकोर वोट बैंक है, यानी कि जो यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि भैया हम बात करते हैं तो सीधे सीधी जो उनके मुस्लिम वोट हैं उनके बीच में ये मैसेज जाएगा कि भाई ये कानून पास भी हो गया, देश में लागू भी हो गया, और जिन लोगों को हम अपना वोट देकर सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पर बीजेपी की ये जो चाल है वो पूरी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि फंसा चुकी है विपक्षी पार्टियों को कि भाई अब तुम इस कानून का विरोध करोगे तब भी फंसोगे, नहीं करोगे तब भी फंसोगे। अब यहाँ पर विपक्षी दलों के पास में क्या हथियार है इस कानून के खिलाफ? तो बस वही एक हथियार है कि भाई देखो, चुनावी जो मेला है वो देश में शुरू होने वाला है और इसी मेला में खेल करने के लिए बीजेपी ने ये कानून अब जाकर पास किया है। तो भाई इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी ने ये मौका क्यों चुना, ये टाइम क्यों चुना? तो भैया उनका एक, मुझे लगता है ना कि ये अमित शाह की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी कि भैया इस लॉ को ऐसे टाइम पर लाया जाए जब देश में ज़्यादा बवाल इन पार्टियों के द्वारा खड़ा ही नहीं किया जा सके। मैंने आपको समझा दिया ना कि भैया विरोध करेंगे तब भी फंसेंगे, नहीं करेंगे तब भी फंसेंगे। अब आप लोगों को याद ही होगा कि जब CAA हमारे देश में लागू हुआ था तो उस वक्त इसका विरोध पूरे इंडिया लेवल पर हुआ था। शाहीन बाग वाला केस किसी ने भी नहीं भूला कि भैया जब ये कानून आया था तो भैया वहाँ पर एक रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था और काफ़ी दिनों तक उसे ब्लॉक ही रखा गया था। अगर कोरोना नहीं आता इस देश में तो भैया वो आंदोलन, जिसको भैया बहुत बड़ा आंदोलन बताया गया, तो वो आंदोलन ख़त्म ही नहीं होता। तो अब आप यहाँ पर मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भाई ये जो चाल चली है इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने विपक्षी दलों के सामने, ये क्या चुनावी चाल है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति थी
अमित शाह की कि भैया इसको तो हम ऐसे टाइम पर लागू करेंगे इस कानून को जब विपक्षी दल ना तो इसके विरोध में जा पाएंगे, और अगर विरोध में नहीं जाएंगे तब भी वो अपने ही लोगों से मात खाएंगे, यानी कि भैया उनको विरोध करना भी है और नहीं करने वाला भी सिचुएशन है। ऐसा कोई समय चुना जाए। भाई मेरे हिसाब से तो, मुझे पॉलिटिक्स का जितना ज्ञान है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझकर इस लॉ को इस टाइम पर लाने का फैसला किया है कि भाई हम उलझा ही देते हैं पूरे विपक्ष को। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष क्या बीजेपी की चाल में उलझ गया है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।